हेलो एवरीवन। सबसे पहले जो हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे वो है स्टैफ ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं। इनको आप सिस्टम वाइज ना पढ़ के एक बार ओवरऑल भी पढ़ लें तो बेटर होता है, और फिर उनमें से ऑलमोस्ट है कि वो सिस्टम वाइज कहाँ पर आगे काम होता है। तो बेसिकली हम जो स्टैफ और स्ट्रेप्टो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में कैसे हम डिवाइड करेंगे वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। फिर स्टेफाइलोकोकस को हम कैसे डिवाइड करते हैं, और उसके आगे फिर उसके जो है आगे वायरुलेंस फैक्टर एंड बाकी हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेफाइलोकोकस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन जानते हैं तो आप उसका आंसर बेटर लिख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं। तो इसके लिए या तो वो क्या करते हैं, किसी एक पे शॉर्ट नोट दे देते हैं, या फिर इनमें से मिला के किसी को भी, दो को या तीन को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट है, इन्यूमरेट दी वायरुलेंस फैक्टर्स। इन्यूमरेट मतलब आपको सिर्फ नाम बताना होता है, उनकी मैकेनिज्म या उनके अंदर में नहीं बताना होता। तो इन्यूमरेट करना होता है वायरुलेंस फैक्टर, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वायरुलेंस करता होता है या पैथोजेनेसिस ये करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। लैब डायग्नोसिस ऑफ स्टैफ ऑरियस पूछा हुआ है, लैब डायग्नोसिस ऑफ MRSA भी पूछा गया है ना। तो दोनों के स्टैफ ऑरियस एंड MRSA है मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस। तो स्टैफ ऑरियस के क्वेश्चन है, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस के क्वेश्चन है। तो दो टॉपिक तो आपको टोटली कवर करने हैं अच्छे से। तो इसमें जो स्टैफ ऑरियस है, स्टैफ ऑरियस के बारे में ये तीन क्वेश्चन है। Enumerate the virulence factor of Staph aureus, lab diagnosis of Staph aureus, and list of syndrome which causes the problems in the human by the Staph aureus। कैसे भी करके वो इन क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो अब इतना तो समझ में आ रहा है, लिस्ट ऑफ सिंड्रोम मतलब ये है कि ये एक छोटी लोकल प्रॉब्लम नहीं करता, ये मल्टीपल प्रॉब्लम करता है, बहुत सारे तरह के सिंड्रोम डेवलप कर सकता है। तो वो सिंड्रोम के नाम आपको पता होंगे, लिस्ट। तो नाम तो एटलीस्ट आपको सबके याद करने हैं पॉइंट वाइज, और उनके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, देन MRSA क्या होता है, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि देखो, अगर नॉर्मली जो स्टैफ है वो मैथिसिलिन एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि अगर मैथिसिलिन दो तो स्टैफ ऑरियस मर जाएगा, है ना। लेकिन कुछ है MRSA स्पेसिफिकली, दे आर मैथिसिलिन रेजिस्टेंट, यानी मैथिसिलिन दोगे भी तो रेजिस्टेंट है। इसका मतलब एक चीज़ और आपको पता चल रही है इस चीज़ से कि भाई स्टैफ जो है उसमें रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट की, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलपमेंट की प्रॉपर्टी है, यानी वो जो है अपने टाइम के साथ साथ जो है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट है, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। तो अब यह जानना है कि क्या मेथड्स हैं डिटेक्शन के, कैसे पता चलेगा कि कोई स्टैफ ऑरियस जो है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट है या नॉर्मल है। MRSA रोल इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन, एक्चुअली हॉस्पिटल इन्फेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक ले रहे हैं लोग। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट कोर्स ले रहे हैं एंटीबायोटिक का, कुछ लोग छोड़ देते हैं बीच में, पूरा नहीं करते। दूसरा, वहाँ पर इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा है, तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्टैफ है वो होने के चांस इसमें बढ़े हुए होते हैं। तो ये हमें थोड़ा बताना है कि इसका रोल क्या है MRSA का हॉस्पिटल इन्फेक्शन में। तो एक तो जनरल आपको आइडिया हो गया होगा, समझ में आ रहा है कि हाँ भाई नॉर्मली जो स्टैफ है वो इससे इफेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो डेवलप हो रहा है, मैथिसिलिन से नहीं रिस्पॉन्ड करा रहे, वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन के में क्या से रोल प्ले करते हैं, तो उसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आउटब्रेक कंट्रोल मेजर्स इन केस ऑफ MRSA आउटब्रेक इन दी ICU, यानी ICU में क्या आउटब्रेक होने के चांस होते हैं, और अगर होते हैं तो उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो आप कैसे उनको कंट्रोल मेजर्स क्या क्या कर सकते हो, मतलब इस तरह से। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे किसी में लॉन्ग क्वेश्चन किसी में शॉर्ट क्वेश्चन, हमें जो मेजर टॉपिक अगर पढ़ने हैं तो वो क्या है, एक टॉपिक है स्टैफ ऑरियस और दूसरा टॉपिक है MRSA मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। तो इसमें हम दो ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे आप एग्जाम्स के अपने क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर सकते हो। स्टैफ ऑरियस में भी हमारा फोकस ज़्यादा इन पे रहेगा, बाकी हम चीज़ें उसकी सारी पढ़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक एग्जाम में आया हुआ होता है उसके डिफरेंट बाकी अदर टॉपिक्स भी पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि वो कहीं पे भी मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टैफ की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की
कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं और ग्राम निगेटिव कोकाई होते हैं। मतलब पहले हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में, फिर दोनों को ही हम कोकाई एंड बैसिलस में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ग्राम जो कोकाई है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी होते हैं, ग्राम निगेटिव कोकाई भी होते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा स्टैफ और स्टेप्टो दोनों है, स्टेफाइलोकोकस जो कि यहाँ आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस आगे आएगा जिसमें स्ट्रेप्टोकोकी आता है, वो जो है दोनों के दोनों आपके ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर है, स्टैफ भी स्ट्रेप्टो भी, ठीक है। तो हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले है कि इसको हम दो फैमिलीज में डिवाइड कर सकते हैं सारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई को। एक है माइक्रोकोकेसी, एक है स्ट्रेप्टोकोकेसी। तो देखो स्ट्रेप्टोकोकेसी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। स्ट्रेप्टोकोकाई इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई आते हैं इधर, इधर आपका स्टेफ वाला आएगा, ठीक है, और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ भी इधर ही आएगा। तो जो माइक्रोकोकाई है वो कैटलेस पॉजिटिव होते हैं और स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो आपके कैटलेस निगेटिव होते हैं, ठीक है जी। तो ये कैटलेस पॉजिटिव है, कैटलेस एंजाइम पॉजिटिव है, कैटलेस एंजाइम निगेटिव है। अब इधर तो हमने स्ट्रेप्टो की बात कर ली। जो स्टैफ होते हैं बेसिकली उनका अरेंजमेंट टेट्राड्स की तरह हो सकता है या क्लस्टर्स की तरह हो सकता है। टेट्राड में 4 एक साथ है, क्लस्टर्स में मल्टीपल है, एक साथ क्लस्टर बनाए हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं। उनको हम अगेन 2 जेनरा में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइक्रोकोकस एक स्टेफाइलोकोकस। जो माइक्रोकोकस होते हैं वो बेसिकली टेट्राड्स में होते हैं, यानी जो ये वाला है ये माइक्रोकोकस हो गया, और जो क्लस्टर्स में होते हैं वो आपके स्टेफाइलोकोकस हो गया। समझ में आ रहा है। माइक्रोकोकस जो होते हैं वो स्किन कमेंशल्स है, यानी वो हमारे साथ हमारी स्किन पे रहते हैं, नॉर्मली वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, नॉर्मली वो हेल्पफुल है हमारे साथ में। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द नॉर्मली इन्फेक्शंस, ओके। और वो कैसे रहते हैं, वो टेट्राड्स में रहते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनिटी वीक हो रखी है कुछ है, तो भी वो इन्फेक्शन करने के चांस रहते हैं। बट नॉर्मली क्या है, वो जो है आपके नॉन इन्फेक्शस है, कमेंशल्स है माइक्रोकोकस, इस है ना। अब जो स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस जीनस में क्या है, ये इन्फेक्शंस करते हैं इन ह्यूमंस, और ये क्लस्टर्स में रहते हैं। ये वाले जो है वो स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर्स में हैं, टेट्राड वाले आपके इधर आ गए माइक्रोकोकस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई को डिवाइड करते हैं। अब हम अगर स्टेफ की बात करें, स्टेफाइलोकोकस की, तो अभी अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ये क्या है, किसके अंडर में आ रहे हैं, कैटलेस पॉजिटिव के अंडर में आ रहे हैं। इनकी फीचर्स आप याद कर सकते हो, स्टेफाइलोकोकस और इस पे आता है क्वेश्चन, यानी ये कैटलेस पॉजिटिव है, ये कैसे हैं, क्लस्टर्स में होते हैं और इन्फेक्शन करते हैं, जिसमें से स्टैफ ऑरियस जो है वो मोस्ट पैथोजेनिक है इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब उसको भी हम आगे 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं कोगुलेस, दे प्रोड्यूस एंजाइम कोगुलेस। तो जो प्रोड्यूस करते हैं कोगुलेस को वो कौन है, कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस, जिनमें स्टेफ ऑरियस मोस्ट पैथोजेनिक है, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं लेकिन जो स्टेफ ऑरियस है वो मोस्ट पैथोजेनिक है, आपको याद रखना है। तो अगर मैं स्टेफ की बात करूँ, स्टेफ ऑरियस की, तो वो कैटलेस पॉजिटिव भी है और कोगुलेस पॉजिटिव भी है, ठीक है। कुछ कोगुलेस निगेटिव स्टेफ होते हैं, इस पर भी कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है कि हु आर द कोगुलेस निगेटिव स्टेफ ऑरियस, या फिर एमसीक्यू भी आ जाता है। ये नॉर्मली डिजीज करते हैं ओनली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, बस ये नॉर्मली डिजीज नहीं करते कोगुलेस निगेटिव। इनमें से कोगुलेस प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोगुलेस निगेटिव के अंडर में है। और उनमें एग्जाम्पल्स हैं स्टैफ एपिडर्मिडिस, स्टैफ सेप्रोफाइटिकस। याद रखने का तरीका ये है, क्योंकि देखो आगे जब आप पढ़ते हो इसको तो हम पढ़ते हैं इसको स्किन, मसल और सॉफ्ट टिश्यू वाले जो टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। सिस्टम वाइज हमने डिवाइड कर रखा है माइक्रोबायोलॉजी में, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई वगैरह को, तो इसमें हम स्किन में इसको बेसिकली पढ़ते हैं। तो आप याद रखो एपिडर्मिस, क्योंकि वहीं पर है ना, एपिडर्मिस के नाम से आप याद रख सकते हो। तो स्किन एपिडर्मिस, तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो आपके मरी गली चीज़ों पर रहते हैं, दैट सेप्रोफाइट्स, क्योंकि वो ह्यूमंस पे यूजुअली नहीं होते, नहीं डिजीज करते। हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में कोई भी कहीं भी डिजीज कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो स्टेफ ऑरियस जो है वो कोगुलेस पॉजिटिव, कैटलेस पॉजिटिव है। स्टेफ एपिडर्मिडिस एंड स्टेफ सेप्रोफाइटिकस वो कैटलेस पॉजिटिव है बट कोगुलेस निगेटिव है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेफ ऑरियस की। अब हो सकता है खाली कोई शॉर्ट नोट आपका स्टेफ ऑरियस पे आ जाए, है ना, या स्टेफ ऑरियस का डायग्नोसिस कैसे करते हो उस पे आ जाए। तो आपको जनरल तो सभी बैक्टीरिया की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी बैक्टीरिया है उसका पता होना चाहिए उसकी शेप कैसी है, वो कैसे पाए जा रहे हैं, पेयर्स में है, चेन्स में है, कैसे हैं, उनकी जो एंजाइम की वो है बायोकेमिकल केमिस्ट्री, यानी कैटल, जैसे यहाँ पे कैटलेज कोगुलेज की बात करें, वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है, उनकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। अगर हम उसको कल्चर करें या उसको हम किसी अगार प्लेट पे या न्यूट्रिएंट अगार पे देखें तो वो कैसा दिखाई देता है बेसिकली, और हीमोलाइसिस है या नहीं है। हीमोलाइसिस मतलब होता है आरबीसी को तोड़ देना उसको, है ना, या आरबीसी का जो हीमोलाइसिस कर दिया, तो वो कैसी है कैसी नहीं है। और भी हमारे कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। और वायरुलेंस फैक्टर क्या है, किसकी वजह से वायरुलेंस हो रहा है। तो आपको पता है बैक्टीरिया में तो सेल वॉल से हो गया, या हो सकता है अंदर कोई प्रोटीन हो, या कोई और फैक्टर हो, तरीका हो, या कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता हो, या कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करता हो। तो पैथोजेनेसिस कैसे होती है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ रहेगा आपका, ठीक है। तो उस तरीके से आपको उसके बारे में इंपॉर्टेंट बेसिक्स जानना जरूरी होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये कैटलेज पॉजिटिव भी है, कोगुलेज पॉजिटिव भी है, तो ये तो याद करने की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक। आपने देखा था ये कैसे रहते हैं स्टेफ ऑरियस, ये रहते हैं ग्रुप्स में, दे स्टे इन ग्रुप्स, फाइन। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर्स। तो दे स्टे इन क्लस्टर्स यानी ग्रुप्स में रहते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि जब एक सेल है वो डिवाइड होती है तो मल्टीपल प्लेन में डिवाइड होती है। जैसे मान लिया एक सेल है, एक सेल ने ऐसे डिवाइड करा तो 2 सेल बन गई, ठीक है। ये मल्टीपल प्लेन में डिवाइड करते हैं और डिवीज़न के बाद जो इनकी यू कैन से इनकी जो प्रोजेनी हो गई है ना, या जो आपका बेबी बैक्टीरिया हो गया जो बनेगा उससे, वो उससे सेपरेट ना होकर उसी के साथ रह जाता है, फाइन। तो दैट्स वाई दे आर गिविंग, दे आर लुकिंग एज दे आर इन द ग्रुप्स। जैसे अब ये डिवाइड हुआ ही ऐसा, अब मान लिया उसने डिवाइड ऐसे कर दिया तो क्या होगा, ऐसे डिवाइड करने पे ये तो ऐसे हो गए, ये नीचे ऐसे रह गए, ठीक। अब मान लिया ये ऐसे डिवाइड हो गया, फिर अगेन ये कैसे रह जाएंगे, ये 2 तो ऐसे ही हैं, ये 2 बड़े अपने हैं ही, ये ऐसे हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से दे आर इन मल्टीपल प्लेन्स, इसलिए क्या होता है ग्रुप्स में बन जाते हैं और वो डिवाइड नहीं हुए, सेपरेट नहीं हो रहे। सो दे आर डिवीजन इज इन द मल्टीपल प्लेन एंड दैट्स वाई दे आर स्टेइंग इन द ग्रुप्स और नोन एज क्लस्टर्स, ठीक। दूसरा, आपने हमेशा इनको, मैंने जो पढ़ाया है अभी तक उसमें यही पढ़ाया कि गोला बनाया मैंने ऐसे, मैंने कोई उस पर फ्लैजिला नहीं बनाया, स्टेफ पे कुछ ऐसा नहीं बनाया कि मोटाइल कोई ऑर्गेनिज्म, कोई मोटाइल पार्ट हो, कि मोटिलिटी हो, तो इसका मतलब है मोटाइल नहीं है, सीधी बात है। दूसरा, ये नॉन स्पोरिंग है, स्पोर्स नहीं बनाते, क्योंकि जो स्पोर्स बनाते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना पड़ता है, जो कि अपने आप को रेजिस्टेंट बना के रखते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर से जर्मिनेट कर जाते हैं। इनको ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये जो है नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है। तो नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग को एक साथ याद कर लो आप, 2 पॉइंट ये हो गए, 4 पॉइंट आपके पास मिल गए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। ये डिवीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे है, इसकी वजह से ग्रुप्स में होते हैं। अब कोई भी बैक्टीरिया है उसको क्या चाहिए ये आपको बैक्टीरिया में लिखना पड़ता है। कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, इस तरह से बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो मैं आपको जनरल बैक्टीरियोलॉजी की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को चाहिए, ठीक। अब ये जो है फैकल्टेटिव एनारोब है, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब क्या होते हैं, जो कि ऑक्सीजन अगर है तो भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन मान लिया अवेलेबल नहीं है तो भी ये रह सकते, तब भी ये नहीं मरते। तो दे कैन सर्वाइव इन बोथ टाइप ऑफ कंडीशंस, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एंड ऑक्सीजन नॉन अवेलेबिलिटी, दे कैन स्टे इन बोथ। लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब है तो, लेकिन क्या है, ये जो रहना पसंद करते हैं, दे लाइक ऑक्सीजन, दे लाइक स्टे इन या सर्वाइव इन ऑक्सीजन प्रेजेंस, फाइन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहना पसंद करते हैं। तो ये फैकल्टेटिव एनारोब है, जुट्टे एनारोब है ये। ऐसे याद रखो, फैकल्टेटिव का मतलब होता है जूटे, एनारोब भाई एनारोब नहीं है ये, जूटे एनारोब है। तो है क्या, एनारोब ही है एक्चुअली में, एरोब है ये, क्योंकि इनको भी ऑक्सीजन की पसंद है, इनको भी ये ऑक्सीजन में ही रहेंगे आराम से। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो काम चला लेंगे, इसलिए ये जूटे एनारोब है। देखा जाए ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब ही होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया को पसंद होता है ऑक्सीजन की कंडीशन में रहना, लेकिन कुछ कम अगर है, थोड़ी बहुत नहीं है ऑक्सीजन, तो भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ इसके फिर आगे एक्सेप्शंस आते हैं, जिनको भाई यही चाहिए कि टोटल एनारोब है, ऑब्लिगेट एनारोब है, उनको एनारोब उनको चाहिए नहीं, ऑक्सीजन मिली तो ख़त्म हो गए,
ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर जाएंगे वो, अंडरस्टैंड। तो उसमें आप उस वीडियोस में देख सकते हैं किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। फिलहाल आप याद रखेंगे ये भी सबके जैसा है, ज़्यादातर बैक्टीरिया जैसे होते हैं वैसा ही है, यानी फैकल्टेटिव एनारोब है, झूठा एनारोब है, ठीक है जी। ओकेजनली कैप्सुलेटेड, आपने पढ़ा भी नहीं है तो कैप्सूल्स नॉर्मली नहीं होता है, ओकेजनली कैप्सुलेटेड हो सकते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है मेरे हिसाब से। अब आते हैं, हमने देख लिया, शेप पढ़ लिया है ना। किसी भी बैक्टीरिया का जब आप लिखते हो तो आप भूलोगे नहीं क्या क्या पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं बैक्टीरिया में, क्या क्या आप लिखो भाई। तो आप हमेशा यही लोगोगे भाई उसकी शेप कैसी है, कैसा दिखता है, कैसे वो रहता है, क्या उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, चाहिए ना ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ और तो स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं चाहिए उसको, डिवीज़न वगैरह हो रहा है तो क्या हो रहा है उसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप सोच लोगे हाँ भाई हमें ये चीज़ें शुरुआत में लिख लेनी है। उसके बाद हमेशा आएगा कि अगर हम लैब डायग्नोसिस करते हैं उसमें हम किसी प्लेट के ऊपर रखते हैं, अगार प्लेट के ऊपर रखें, चाहे वो न्यूट्रिएंट अगार हो चाहे वो ब्लड अगार हो, किसी के ऊपर रख रहे हैं तो हीमोलाइसिस है या नहीं है तो कैसी है, और उसकी कॉलोनी दिखती कैसी है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। तो देखो ये न्यूट्रिएंट अगार और आपको याद करना है ब्लड अगार। न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड अगार हमेशा देखो हम जब देखते हैं तो ऑब्वियसली इनमें से एक तो हीमोलाइसिस है और एक में ये कलर कैसा दे रहे हैं। न्यूट्रिएंट अगार पे ये गोल्डन येलो पिगमेंटेशन देते हैं, गोल्डन येलो पिगमेंटेशन। दूसरा है बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज। बीटा हीमोलाइटिक क्या होता है, कंप्लीट हीमोलाइसिस। बीटा हीमोलाइटिक होता है कंप्लीट हीमोलाइसिस, आप हमारी जनरल बैक्टीरिया की वीडियो में इसको देख सकते हैं प्रॉपर। तो ये कंप्लीट हीमोलाइसिस होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया के आसपास का एरिया है वो आपको एज अ क्लियर जोन दिखाई देगा, टोटल कंप्लीट क्लियर जोन ऑन द पेरिफेरी ऑफ द बैक्टीरियल कॉलोनीज, ठीक है। तो वहां उसने पूरी आरबीसी को खा लिया एक तरह से, इसलिए कंप्लीट हीमोलाइसिस हो गया, आरबीसी को तोड़ दिया, लाइसिस ऑफ हीमोग्लोबिन है ना, आरबीसी को तोड़ देना। और ध्यान रखोगे मिक्स होने का कोई चक्कर ही नहीं है कि आप इसका इसमें लिखोगे इसका इसमें लिखोगे, क्योंकि हीमोलाइसिस कहाँ होगी, ब्लड अगार पे ही होगी। तो ब्लड अगार पे हीमोलाइसिस हो रही है, दूसरे में उसका कलर का पिगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है जी। ये देखोगे आप ये कैसे दिखाई देते हैं, ये आप देखोगे न्यूट्रिएंट अगार पे ये इनकी गोल्डन टाइप की, येलो टाइप की कॉलोनीज होती है ना। ऑल्दो इसको बहुत अच्छे से नहीं बना रखा है, जो प्रॉपर एक शेप होती है कैसे आप हीमोलाइसिस देखते हो, कैसे कॉलोनी आप ड्रॉ करते हो उसमें ना। तो लेकिन बस आप कलर देखो इसमें कि यहाँ ये गोल्डन येलो टाइप की कॉलोनी आपको न्यूट्रिएंट अगार पे मिल रही है। तो ये जो हमारी कॉलोनी है, ये जो है कौन सी कॉलोनी है, ये आपकी न्यूट्रिएंट अगार पे कॉलोनी मिलती है। और न्यूट्रिएंट अगार दे शो लाइक अ येलो, गोल्डन येलो पिगमेंटेशन। और यहाँ देखो ये कॉलोनी है, इसके चारों तरफ पूरा क्लियर जोन मिल रहा है, प्रॉपर क्लियर जोन मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट हीमोलाइसिस या फिर बीटा हीमोलाइसिस। तो ये किस पर है, ये आपका ब्लड अगार पे है। तो आपने अगला भी देख लिया कि ब्लड अगार पे आपको क्या मिल रहा है, कंप्लीट हीमोलाइसिस मिल रही है, पूरा का पूरा उसने उसको तोड़ दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई का क्लासिफिकेशन आया होता है, आपको वो जानना चाहिए। दूसरा स्टेफ का जो डिफरेंशिएशन है, कॉग्लेस पॉजिटिव एंड कॉग्लेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, तो वो आपको इसमें जाना है क्योंकि कभी कभी क्लासिफिकेशन आने के चांस रहते हैं। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका वायरुलेंस फैक्टर। और अगर क्वेश्चन किसी पे भी आए, सपोज वायरुलेंस फैक्टर ही पूछा गया है, तो भी आप थोड़ा सा हमेशा कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ उसका थोड़ा सा जनरल मॉर्फोलॉजी, जनरल चीज़ें उसके बारे में हमेशा लिखनी चाहिए। दैट गिव्स एन एड ऑन फॉर योर मार्क्स, फाइन। तो अब हम बात करते हैं वायरुलेंस फैक्टर, और बाकी आप मार्क्स भी देख सकते हैं कितने मार्क्स का पूछा है। तो उसके हिसाब से मान लिया पूछा कि भाई आपको 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो आप बस उसमें 2 लाइन लिखो कि पॉजिटिव है, कॉग्लेस पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर अपना वायरुलेंस दे दो। 5 मार्क्स में पूछा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, उसके जितने मॉर्फोलॉजिकल या छोटा मोटा कैरेक्टरिस्टिक लाइन में पॉइंट्स में लिख सकते हो वो लिख दो, एंड देन यू कैन स्टार्ट लाइक वायरुलेंस फैक्टर की आपकी लिस्ट क्या है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरुलेंस फैक्टर की लिस्ट क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट ये वाली वीडियो आपको पूरे अच्छे तैयार हो जानी चाहिए कि इनका एन्यूमरेशन क्या है, मतलब नाम आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि ये 3 है जो वायरुलेंस फैक्टर हैं जिनकी वजह से हो सकता है। एक सेल एसोसिएटेड फैक्टर है। सेल एसोसिएटेड फैक्टर मतलब आप ऐसे याद रख लो कि देखो बैक्टीरिया के बाहर क्या है,
या तो उसका जो है कैप्सूल हो सकता है, जो कि इसमें नहीं है ज़्यादातर केस में, या उसका जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो यूजुअली जो सबसे बाहर से हम बात करें, जो सेल एसोसिएटेड फैक्टर है, अगर आप देखोगे ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, जिसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन टिकोइक एसिड, जो कि आपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पढ़ा है। आप सेल वॉल की वीडियो एक बार देखेंगे तो फिर से रिकॉल हो सकता है। पेप्टाइडोग्लाइकन और टिकोइक एसिड कहाँ पर होते हैं? आपकी सेल वॉल पर और सेल मेम्ब्रेन पर और सेल मेम्ब्रेन वॉल पे। वहाँ पूरा फीचर पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन आपका सेल वॉल पे भी आता है, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके डायग्राम्स या कई बार शॉर्ट नोट आ जाते हैं, तो वहाँ आप एक बार देखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकन टिकोइक एसिड, इसमें अभी मैं डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही। तो ये आपके वहीं से है। एक सेल सरफेस एडेशन है, यानी कि वो भी सेल सरफेस पर ही कुछ एडेशन मॉलिक्यूल है, जिनका एक नाम है क्लम्पिंग फैक्टर। अभी आप नाम याद कर लो कि क्लम्पिंग फैक्टर होता है वहाँ पर, ठीक है, और जो कि आपका सेल एसोसिएटेड फैक्टर है। बाकी आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका काम क्या है, क्यों करता है, क्या करता है। उसके बाद टॉक्सिन है, ठीक है। इसका जो है टॉक्सिन्स होते हैं, इसमें टॉक्सिन्स कई तरह के हैं। एक आपका मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन है, अभी हम बाहर से अंदर ही चल रहे हैं तो मेम्ब्रेन पे टॉक्सिन भी है एक, है ना, तो मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन फिलहाल याद करो। दूसरा हीमोलाइसिस है, अभी हमने बात करा ना, ये ब्लड अगार पे हीमोलाइसिस करता है, आरबीसी को तोड़ता है, आरबीसी का हीमोलाइसिस करता है। तो सारे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चीज़ें तो हम पढ़ते होते हैं, तो सारे हैं इसमें एक तरह से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। और एक है ल्यूकोसिडिन। देखो नाम से आप ऐसे याद कर सकते हैं, ल्यूको वर्ड हम वाइट के लिए करते हैं और वाइट कौन होता है? WBC, ठीक है। सिडिन, तो अभी इसे फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ क्या हो सकता है WBC को तोड़ता हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या करता है एग्जैक्टली ये। फिलहाल आपको नाम याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ, ल्यूकोसिडिन हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ आरबीसी के लिए हीमोलाइसिन करा है, ऐसे यहाँ पर ल्यूकोसिडिन आप याद कर सकते हो। समझ में आया है? अब एक होते हैं इसके एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, यानी कि जो है ये एंजाइम कुछ प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से ये वायरुलेंस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम ये कर रहे हैं वो कर सकते हैं। जिसमें एक आता है एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, समझ में भी आ रहा है, मैंने बताया भी कि इसको हम स्टैफ को ना, स्किन इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं स्टैफ से, ठीक है ना। तो स्किन में एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर भी नाम आ गया आपका एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, ठीक है, जिसको हम एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन कहते हैं, यानी ये एक्सफोलिएशन करता है। समझ में आया? ये नहीं एक्सफोलिएशन होता है एक्चुअली, एक तरह से जब हम वो नहीं करते, जो हम लोग स्क्रब यूज़ करते हैं फेस पे, तो स्क्रब भी आपका क्या करता है, जो ऊपर वाली लेयर है उसको हटाता है, जिससे कि आपको एक नई वो मिलती है, ओल्ड चली जाती है स्किन, है ना। उसके बाद हम कहते हैं धूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर आपकी जा रही है। यानी अगर आपने फेशियल कराया तो आप बाहर स्किन में धूप में नहीं निकलना चाहिए उस टाइम पे, 2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए एटलीस्ट नहीं निकलना चाहिए, तो क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर चली गई। तो वही हो रहा है, एक्सफोलिएशन ही हो रहा है एक तरह से। तो ये एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन कह लो इसको, या एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन कह लो, ठीक है ना। एंटेरोटॉक्सिन, TSET, दैट इज नोन एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, क्योंकि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है, उसी के नाम से ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 4 टॉक्सिन इधर याद करने मेजर, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। एक एंटेरोटॉक्सिन है, यानी इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ है, देखते हैं आगे क्या होता है। TSST, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, क्योंकि ये करता है। इसके अलावा बाकी कुछ भी और होते हैं, जैसे कोगुलेज है, मैंने बताया कोगुलेज प्रोड्यूस करता है, तो कोगुलेज है ना, वो भी आपका एज अ वायरुलेंट फैक्टर काम करता है। हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियेज, यानी न्यूक्लियस को तोड़ने का कुछ काम करता है ना, न्यूक्लिक एसिड के लिए जो काम करते हैं न्यूक्लियस हो गया, तो हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियेज ये भी हो गया। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, यानी ये डीएनए को स्पेसिफिकली जो मार रहा है और एक आरएनए डीएनए दोनों को मार रहा है, वो उसका नाम एक एवरेज नाम है न्यूक्लियस। जो डीएनए को मार रहा है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, ठीक है ना। देन स्टेफाइलोकाइनेज, उसका नाम स्टेफाइलोकोकस है, उसी के नाम से स्टेफाइलोकाइनेज है, जिसको हम फाइब्रोनोलाइसिन भी कहते हैं। हाइलुरोनिडेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है। तो इनको तो एक साथ याद रख लो, क्योंकि ये तो सिंपल उस तरह के टॉक्सिन्स हैं जो कि एक केमिकल को तोड़ते हैं, जैसे प्रोटीन को तोड़ता है प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज है, हाइलुरोनिक एसिड के लिए हाइलुरोनिडेज। इनको आप साथ याद रख सकते हो, इनको कई जगह अलग बुक्स में आप अदर्स करके भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहली लिस्ट तो यही है, इनको तो टॉक्सिन्स को नहीं भूलना है आपको, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, एंट्रो एंड TSST। बाकी इनके नाम भी आप याद रख सकते हो, कोगुलेज, फिर थर्मोन्यूक्लियेज हो गया, यानी जो एवरेज कॉमन सा नाम है न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करने के लिए, डीएनए के लिए स्पेसिफिकली हो गया। इन दोनों को आप याद रख लोगे एक साथ, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस के नाम से स्टेफाइलोकाइनेज हो गया ये, और ये एक साथ याद कर लो, क्योंकि कोगुलेज पॉजिटिव हम अभी तक पढ़ ही चुके हैं।
स्टेफाइलोकोकस के नाम से स्टेफाइलोकाइनेज हो गया। इन तीनों को एक साथ याद कर लो, ये आपने याद कर ही लिए। तो इस तरह से ये कुछ आपके वायरुलेंस फैक्टर्स हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में हो गए आपके, ये देखो। तो इन 3 कैटेगरीज को पहले आप मेजर याद करो। बाहर से आओगे, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ है, उसके बाद कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके बाद कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो है एक टेबल इसकी कंप्लीट हो जाती है। एन्यूमरेशन वाले एग्जाम्पल में आप जस्ट नाम लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन जो वायरुलेंस फैक्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे।